प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था बेटा बनाने के लिए। और ये सब क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे कि अगर दोनों चार्जेस हमारे क्या है बेटा, अगर पॉजिटिव नेचर के हैं, दोनों चार्जेस क्या हो जाए बेटा, अगर हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो थर्ड चार्ज कहाँ आएगा, तो उसका हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि अगर दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हो तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में बेटा हमेशा इन दोनों चार्जेस के बीच में ही आएगा, और किधर की ओर होगा, तो उधर की ओर ज्यादा शिफ्टेड होगा जिधर की ओर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इधर मैग्नीट्यूड कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब ई का चार्ज कितना होता है, ई पे चार्ज होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है बेटा और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे ये इतना ही चार्ज पॉजिटिव में हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे और काफी लोग इसका आंसर भी दे दिए हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग चल रहे हैं कि अगर बेटा एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, मान लो हम इसको नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। आइए कॉन्सेप्ट समझिए, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम ही चला रहे हैं। यहां पे आप कर लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन जो कि हम आपको पढ़ा रहे थे, और ये क्या कर लीजिए माइनस में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को शॉर्टकट में ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो तीसरे चार्ज का पोजीशन अब कहां होगा बेटा कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। आइए तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इन्हीं को क्वेश्चन को हम पहले बना लेंगे। यहां पे हम डाल लेंगे +E और यहां पे डाल लेंगे माइनस, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है और वो है -4E के बराबर। बोलो कोई दिक्कत। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन आप मान लीजिए A, क्वेश्चन में गिवन है A है, तो ये A हमने यहां पे मान लिया, ठीक है। आइए अब कहता है क्या थर्ड चार्ज कहां होगा, तो कहता है एक बार देखते हैं सर थर्ड चार्ज कहां होगा। थर्ड चार्ज कहां होगा, तो बेटा अगर थर्ड चार्ज मान लीजिए कोई भी, अगर ये चार्ज हम लेते हैं यहाँ पे Q, अगर इस Q चार्ज को अगर इसके इधर लेते हैं तो देख क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो ये क्या करेगा कि ये इक्विलिब्रियम, इसकी इक्विलिब्रियम चेक करना है, किसकी इक्विलिब्रियम, इस पे। तो जिसकी इक्विलिब्रियम चेक करनी होती है बेटा, मतलब उसी पे नेट फोर्स 0 होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा, आपको पता होगा। तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जबकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन तू ध्यान से देख, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और यहां से इसकी डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो ये बड़ा ज्यादा ताकत से इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा इधर की ओर ज्यादा होगा, लेकिन ये इसको जिस फोर्स से रिपेल करेगा वो फोर्स क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए बेटा ये इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, यहाँ पे इधर कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाएगा। आइए कहीं इधर देखते हैं बीच में, कहीं इधर देख लेते हैं छोटे वाले चार्ज के साइड में। तो अगर यहाँ पे चार्ज रखते हैं ये तो इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे अगर चार्ज को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, जबकि ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट ही कर लेगा। इसका मतलब सर कहीं भी बीच में भी रखिएगा तो साहब फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो इसलिए इस पे नेट फोर्स कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वाला पोजीशन भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में तो कभी नहीं होगा। पहले कैसे आ रहा था बीच में, लेकिन अब बीच में तो नहीं आ सकता। आइए अगर हम इधर कहीं रखें, इधर कहीं रखें, ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। तो तुम ध्यान से देख बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भले ही कम है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई बेटा, कम हो गई है। तो ये इसको ज्यादा ताकत से क्या करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन इसका इस चार्ज का इस चार्ज से दूरी क्या हो गई बेटा, ज्यादा हो गई। तो ज्यादा होने के कारण ये इसको क्या करेगा, सॉरी ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, इधर की ओर
फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। लेकिन ये चार्ज नेगेटिव होने का ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो हो है क्या कि यहां से इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी क्या है बेटा, कम है। अब मैग्नीट्यूड भी भले ही कम है इसका, लेकिन ये दूरी बेटा वो क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि ये चार्ज इसके बहुत क्लोज है। तो ये इसको ज्यादा ताकत से क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है लेकिन दूरी कम हो गई है। तो साहब ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है यहां पे कि साहब ये इसको अट्रैक्ट करे, तो जितने फोर्स से ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, भगाएगा, उतने ही फोर्स से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो चार्ज होगा इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो कहीं इधर कहीं इक्विलिब्रियम का पोजीशन हमको मिलेगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ में आ गया कि साहब थर्ड चार्ज कहां रिसाइड होगा। तो थर्ड चार्ज जो होगा वो हमेशा दोनों चार्जेस के क्या होंगे बेटा, आउटसाइड होंगे। तो हम यहां पे एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, इफ नेचर ऑफ टू point charges are opposite, 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 यहां पे opposite लिखा गया बेटा, है ना। इफ नेचर ऑफ टू पॉइंट चार्जेस आर अपोजिट, अगर उन दोनों चार्जेस का, पॉइंट चार्जेस का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा, देन the third charge always reside, मतलब स्थित होंगे, RESID, reside, outside the 2 point चार्जेस। अच्छा एक चीज और बेटा, सर ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो बेटा अगर आप यहां पे रखिएगा ना पॉइंट चार्ज क्यू को, तो ये यहां से यहां तक ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो एक नेट फोर्स किधर हो जाएगा, इधर की ओर, इधर भाग जाएगा। नहीं, एक ये वाला फोर्स हो गया, एक ये वाला फोर्स हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिएगा तो दोनों फोर्स के 20 से पास करेगा, तो 20 से पास करेगा तो इधर की ओर चला जाएगा। तो साहब ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाया। अगर इधर कहीं रखिएगा तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी इसको क्या कर रहा है, नेट फोर्स इधर की ओर दे देगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम में इधर मेंटेन नहीं होगा। मतलब जो चार्जेस रिसाइड होंगे वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होंगे। मतलब जो तीसरा चार्ज होगा वो हमेशा दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग में ही थर्ड चार्ज आएगा बेटा, इतना तो फिक्स्ड है। अब किधर की ओर, तो किधर की ओर, किधर, तो हमेशा इन दोनों चार्जेस के बाहर में होगा। अब बाहर में सर किधर, छोटे वाले चार्ज की ओर या बड़े वाले चार्ज की ओर। तो वही अब कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या देखे कि साहब जो थर्ड चार्ज रिसाइड हो रहा है वो उधर की ओर रिसाइड हो रहा है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो ये साहब दोनों में वैलिड है। हमेशा जो थर्ड चार्ज होगा बेटा वो किधर की ओर रिसाइड होगा, तो जिस चार्ज का अमाउंट या मैग्नीट्यूड कम होगा तीसरा चार्ज हमेशा उधर ही होगा। लेकिन अगर ये जो गिवन दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, अगर इनका नेचर अपोजिट है तो थर्ड चार्ज इन दोनों के बाहर राइड करेगा। लेकिन अगर इन दोनों का नेचर अगर सेम है तो थर्ड चार्ज इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा और हमेशा स्मॉलर चार्ज की ओर होगा। तो वही सेकंड नंबर पॉइंट लिख रहे हैं कि थर्ड चार्ज THIRD, तो थर्ड चार्ज मतलब तीसरा चार्ज, तीसरा आवेश always closer to that charge which have less magnitude,
जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, कम होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो साहब इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अब इस न्यूमेरिकल को क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। जल्दी से फटाक से लिख लीजिए, हो गया। आइए तो अब हमने देख लिया बेटा इसका अगर सॉल्यूशन अगर हम लोग करें, सॉल्यूशन अगर करें तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जो थर्ड चार्ज होगा, बोल किधर होगा बेटा, तो थर्ड चार्ज होगा हमेशा इन दोनों चार्जेस के क्या होंगे बेटा, बाहर में होगा। शाबाश, बाहर में होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। बाहर में कहाँ, इधर कहीं मान लेते हैं, और वो थर्ड चार्ज क्या मान लेते हैं, इधर। ये दोनों चार्ज अभी क्या है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी क्या है, फिक्स्ड है बेटा। इसके बाद पढ़ाएंगे अगर दोनों मूवेबल हो जाए तो, है ना, ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, आइए तो थर्ड चार्ज यहाँ पे होगा, कितनी दूरी पे होगा यही तो निकालना है। तो साहब मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी आप x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है तो ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो इस छोटे वाले चार्ज के कारण इससे फोर्स मान रहे हैं F1। अब बड़े वाले चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण फोर्स लगा रहे हैं F2। तो फॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन द चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना है, तो जिधर को पॉजिटिव उधर को, एक साइड को पॉजिटिव एक साइड को नेगेटिव मान लो कि F2 को पॉजिटिव मान रहे हैं और F1 को नेगेटिव मान रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। F1 का मान कितना होगा, तो F1 क्या है, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स, मतलब E के कारण Q पे फोर्स। तो लिखेंगे F1 बराबर है K Q बाई R का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी माने है बेटा, x का स्क्वायर। और F2 कितना होगा, तो KQ। Q2 क्या है, F2 किसके कारण है, इस चार्ज के कारण फोर्स है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। F2 ये है, तो KQ मैग्नीट्यूड ही लेंगे बाई R का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी है सर A, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, A प्लस x का होल स्क्वायर। और एक फ्रॉम इक्वेशन क्या है, F1 बराबर F2 है, चूंकि F1 F2 के बराबर है ना, तो लिख देंगे F1 का मान KQE बाई x का स्क्वायर बराबर KQ4E इंटू A प्लस x का होल स्क्वायर। देखते बेटा कोई कटा, तो KQE कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1 बाई x का स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 4 है तो ये 2 लिख देंगे, अब बाई A प्लस x का इसको होल स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो लिखेंगे या 1 बाई x बराबर हो जाएगा, या 1 बाई x क्या हो गया बेटा, 1 बाई x बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 2 बाई A प्लस x। तो या 2x बराबर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर दो, तो गुना करने से क्या मिल जाएगा, 2x बराबर A प्लस x। आइए x को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा A, या x बराबर कितना हो जाएगा A। मतलब A दूरी पर रखना पड़ेगा बेटा, मतलब यहां से x का मान कितना होगा, तो जितना इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी है उतना ही इधर खिसकाना पड़ेगा, तभी साहब वो निकले। बोलो कोई दिक्कत, तो ये x बराबर A हो गया, कहां से, तो फ्रॉम
चार्ज E, फ्रॉम चार्ज E, नॉट -4E। बोलो कोई दिक्कत? तो ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आप घर से फिर बना के लाइएगा बेटा, एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ही। इतना जीरोक्स कीजिए जल्दी फटाक से। हो गया? आई एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, यहां पे हम E दे दे रहे हैं और यहां पे हम दे दे रहे हैं -9E, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन आप A ही मान लो, है ना। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। ये किस में हो गया बेटा? होमवर्क में। ये क्वेश्चन आपको बना के लाना है, ठीक है। चलिए आई नेक्स्ट, जल्दी से क्वेश्चन उतार लें। देखो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है ये। आई हो गया, होमवर्क उतर गया। चलिए अब इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हम लोग यहीं पे इसको खत्म करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कह रहा है क्या, अ चार्ज capital Q is divided into two small parts. कह रहे क्या कि एक कोई चार्ज है, आवेश है, कैपिटल Q है ना, EI का आवेश है, प्लस में है ना। कह रहा है कि इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये जो बड़का चार्ज Q था ना, अब इसको 2 भाग में बांट दिया गया, तोड़ दिया गया, है ना, पार्ट्स। देन तब क्वेश्चन कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू of the smaller charge for which electrostatic force acting between them is maximum। क्वेश्चन यही आपसे पूछा बेटा, है ना। कह रहे क्या कि एक बड़ा आवेश है कैपिटल Q, ठीक है, इसको 2 भाग में बांट लिया गया, तोड़ लिया गया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है तो 2 भाग में बांट लिया, तो तुम सोचो कि लेट, मान लो सॉल्यूशन में पहले जितना एक लाइन कहा ना, एक लाइन को सोचो कि लेट 1 स्मॉलर चार्ज इज Q हो गया, है ना। देन सेकेंड स्मॉलर चार्ज इज, तो सोचो कि अगर एक चार्ज को कोई भी हमने माना स्मॉल Q, तो साहब दूसरा चार्ज क्या होगा, तो साहब यह Q को न 2 भाग में बटा है, तो अगर इसका एक भाग Q है तो दूसरा भाग क्या होगा, तो वो होगा कैपिटल Q में से Q को घटा दो, दूसरा चार्ज इतना हो जाएगा। नहीं, अब तू ध्यान से देख,
कह रहा है कि इन दोनों चार्ज को किसी दूरी पे रखेंगे, Q और Q माइनस Q को किसी भी दूरी पे जब रखा जाएगा बेटा, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। तो हाँ, क्या है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को पे बल लगाएगा इधर की ओर, और ये जितना ये इस पे इधर की ओर लगाएगा उतना ही ये इस पे इधर की ओर लगाएगा, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर की ओर बल लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे इधर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि साहब कि इस Q का मान कितना रखा जाए, है ना, कि साहब कि ये जो फोर्स हो वो हमारा क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए, सबसे ज्यादा फोर्स लगे। तो बेटा ध्यान से देख बेटा, है क्या कि फोर्स का बढ़ना या घटना उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। एकदम सही बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम R को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साहब क्वेश्चन पूछ रहा है कि साहब कि दोनों चार्जेस, एक चार्ज को दो चार्ज में बांटा गया है, एक चार्ज जो कैपिटल Q है इसको दो भाग में बांटा गया है, तो कितना अमाउंट में रखे, माने कि 10 कूलम का चार्ज है तो कैसे कैसे रखा जाए, 5-5 कूलम का हो जाए, या 10 कूलम का चार्ज है तो एगो 1 कूलम हो जाए, एगो 9 कूलम हो जाए, या एगो 8 कूलम हो जाए, एगो 2 कूलम हो जाए, तो मिला जुला के 10 कूलम हो जाएगा। लेकिन क्या है कि कितना रखा जाए, कितना कूलम रखा जाए कि साहब इस पे जो फोर्स लगे वो क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम। उसके लिए करना क्या है आपको, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हम आपको पहले आप क्या कीजिए कि इसका फोर्स निकाल लीजिए। तो फोर्स का मान कितना होगा, फोर्स का मान निकालिए। तो F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, या F बराबर K को K ही रख लीजिए। Q1 का वैल्यू कितना है, तो स्मॉल q, Q2 का वैल्यू कितना है बेटा, तो Q माइनस Q बाई इन दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। अब देख क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्या कि हमको यही वाला फोर्स क्या चाहिए बेटा, यही वाला फोर्स चाहिए हमको, मैक्सिमम क्या चाहिए, सबसे ज्यादा। ये फोर्स क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो आपको याद होना चाहिए कि साहब जब मैक्सिमम की बात आती है या मिनिमम की बात आती है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग लगाते हैं डिफरेंशिएशन। क्या लगाते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देख, कह रहा है कि अगर इस फोर्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, तो इस Q के रिस्पेक्ट में नहीं, और वो कितना होना चाहिए बेटा, 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या था, dy, अगर y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या चाहिए बेटा, 0। ये किसके लिए है, y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, y इज ए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा आपने। मैक्सिमा के लिए क्या करते थे साहब कि y को डिफरेंशिएट करके जो भी मतलब जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको क्या कर दीजिए बेटा, 0 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही चीज करे कि यहाँ पे फोर्स को मैक्सिमम होना है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, Q ही ना वेरिएबल है कि R वेरिएबल है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि साहब कोई बच्चा क्या करेगा, dF बाई dr लिखेगा, dF बाई dr, मतलब फोर्स को R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाबू R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे कोई तुक नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब इस R को हमने फिक्स माना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए क्या, इस Q का वैल्यू कितना रखा जाए, तो इसलिए वेरिएबल क्या हो गया हमारा, स्मॉल q, ये वेरिएबल है, इसीलिए साहब इस फोर्स को हम Q के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो फोर्स हमारा क्या है, ये है नहीं। अगर आप लिखना चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम फोर्स
डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q बराबर कितना होना चाहिए बेटा? 0 के बराबर होना पड़ेगा। अगर 0 के बराबर होना पड़ेगा तो ध्यान से देखें, तो डिफरेंशिएट कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे? तो ध्यान देखिए, डिफ बाई डी क्यू, यहां पे फोर्स का वैल्यू कितना है? फोर्स का वैल्यू है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई आर का स्क्वायर। यही ना है बेटा? हाँ यही तो है सर। बोलो कोई दिक्कत? आ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज क्यू बराबर क्या होना चाहिए बेटा? 0। तो एक काम करो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, या ये आर ही तो कांस्टेंट है, तो या 1/r² इज, ये के भी कांस्टेंट है, तो k बाई आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी क्यू, बचा क्या अंदर में बेटा? q इंटू क्यू माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो साहब ये गुना में हो, उधर जाके भाग में होगा, तो 0 से भाग होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा सजा लीजिए, d बाई डी क्यू, इन दोनों गुना कर दीजिए, तो q इंटू क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। या अब एक बार डिफरेंशिएशन इसका, फिर एक बार डिफरेंशिएशन इसका। तो बाबू आप डिफरेंशिएशन भूल गए होंगे, तो हम स्टेप वाइज कर दे रहे हैं, लेकिन स्टेप वाइज करने की जरूरत है नहीं। तो एक बार इसका गुना हो जाएगा d बाई डी क्यू से, और d बाई डी क्यू से एक बार इस क्यू स्क्वायर में गुना हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो लिखेंगे या कैपिटल क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर का डीसी 2q, और फिर क्यू का डीसी क्यू के रिस्पेक्ट में 1, ये क्या हो जाएगा? 0। या उधर लेके चले जाओ, तो 2q बराबर किसके हो जाएगा? q के। या q बराबर, स्मॉल q बराबर कितना हो जाएगा? q बाई 2, मतलब एकदम अधिया देंगे बेटा। अगर हमको कोई भी चार्ज दिया हो ना, जैसे मैंने कि 10 कूलम का चार्ज है, और 10 कूलम के चार्ज को कह रहा है कि 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए, 2 पार्ट में बांटना है, ऐसे बांटेंगे कि कैसे बांटें कि साहब उन दोनों का फोर्स क्या हो जाए बेटा? मैक्सिमम हो जाए। तो इसका मतलब 10 कूलम का चार्ज है, तो सर फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए हम दोनों को एकदम बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, मतलब 5 कूलम एक हुआ, 5 कूलम एक हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो नहीं। तो वही आया यहाँ पे, क्यू बराबर क्या होगा? कैपिटल क्यू बाई 2, मतलब जो कैपिटल चार्ज क्यू है उसको डिवाइड कर कैसे करेंगे साहब? 2 भाग में बांटेंगे कैसे? तो 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। सॉल्यूशन मारिए फटाक से। हो गया? आइए नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन टाइम पीरियड पे आपको कराते हैं, ठीक है? भूल गए होंगे इसलिए रिवीजन करा दे रहे हैं कि आगे टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा। बोल बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? याद है? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? नहीं याद है? वो केमिस्ट्री वगैरह सब में आना चाहिए। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन लेके ही समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम पीरियड है ना। देखो कैसे होगा। आपने देखा होगा कि साहब ये होता है हमारा ऐसा न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। तो मान लो कि यहाँ पे ई प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, और इस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स बेटा रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मान लो कि एक यहां से r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ये एक इलेक्ट्रॉन है, सी है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा? प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए साहब इस न्यूट्रॉन पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, कहता है क्या कि साहब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है किसी रफ्तार v से, कोई भी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा? ये घूम रहा है। अगर ये v वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है तो कह रहा है क्या कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, REVOLVING, मतलब चक्कर लगाना, रिवॉल्विंग AROUND, अराउंड अ प्रोटॉन at a distance, DISTANC, at a distance r, at a distance r, then find the time period of इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, आइए अब तो ध्यान से देख बेटा। कह रहे क्या कि सब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम पीरियड बराबर होता है कि साहब कि एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो तुम सोचो कि साहब एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल, मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो तुम सोचो कि जब ये एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो टोटल डिस्टेंस इस वृत्त की परिधि के बराबर, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर एक डिस्टेंस हो जाएगा। एक चक्कर पूरा डिस्टेंस कितना होगा? एक चक्कर के बराबर, और एक चक्कर कितना होगा? तो 2πr वृत्त की परिधि। तो साहब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2πr, मतलब समय बराबर दूरी अब बट्टा चाल। तो किस स्पीड से चलेगा? तो अगर इसकी स्पीड v है तो v से डिवाइड कर देंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। अब तो ध्यान से देख बेटा, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इस r रेडियस में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमें नहीं गिवन है, तो ये वेलोसिटी हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे? तो अब देखेंगे। तुम ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो एक काम करो, सबसे पहले कि इस इलेक्ट्रॉन पे सर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है पहले वो देख लिया जाए। तो तुम ध्यान से देख, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की ओर खींच रहा होगा। कौन से बल से बेटा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कौन से बल से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा। और साथ में अगर सर्कुलर मोशन अगर पढ़े हैं बेटा, नहीं पढ़े हैं तो रिवीजन कीजिए सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन पढ़िएगा तो अगर कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में चलता है तो बाहर की ओर एक बल और लगता है जिसको हम, एक आभासीय बल होता है, एक सूडो फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे दे दे इलेक्ट्रॉन। ये माइनस का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ साइन है। तो सोचो कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो अंदर की ओर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने से क्या हुआ? ये तो अंदर इसके साथ मर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मर्ज नहीं होगा, मतलब ये इसमें आके सटेगा नहीं सट रहा है। रीजन क्या है कि साहब जब ये ऐसे घूम रहा है ना तो एक फोर्स और लग रहा है, और वो फोर्स क्या है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है बेटा, बैलेंस कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को F ही से अगर दिखा लिए तो कोई बात नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is balanced, BALA, balanced by centrifugal force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए साहब इधर की ओर इस एक्सिस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, इसलिए पार्टिकल ये कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, चलते जाएगा। जिधर भी जाएगा तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बैलेंस, साहब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो लिखेंगे F ही बराबर FC के। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F बराबर K Q1, तो E Q2, E क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेते हैं बेटा, तो F बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, तो mva स्क्वायर अपॉन R। तो कह रहा है क्या, ये इलेक्ट्रॉन है और इसका मास भी दिया हुआ है बेटा m, कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा उसका मास m और रफ्तार हो गई उसकी v स्क्वायर बाई r, रेडियस r क्या होता है, उस सर्कल की रेडियस। अब आप ध्यान से देखो, एक r ने इस r को मारा तो आपको अब नजर आते हुए निकलेगा या k इंटू ई स्क्वायर बाई आर बराबर m इंटू वी, और हमें क्या निकालना है, इसी v को तो निकालना है साहब, बोलो कोई दिक्कत। तो v बराबर क्या हो जाएगी, गुना में है m, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो k इंटू ई स्क्वायर बाई एम आर, ये क्या हो गया बेटा, ये निकल गया इसका वेलोसिटी, बोलो कोई दिक्कत। तो इसलिए टाइम पीरियड कितना होगा, तो यहां पे लिखेंगे, इसलिए टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई R बाई V, तो 2 पाई रेडियस भी R ही है और V की वैल्यू यहां पे आ गई k ई स्क्वायर बाई एम आर, तो एम आर ऊपर चला जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर m बाई के ई स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा इसका टाइम पीरियड, ये अपना आंसर। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं, आसानी से बन गया। बस क्या आना चाहिए बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आना चाहिए। टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई आर बाई वी, समय बराबर दूरी बटा चाल, काम खत्म। क्योंकि हमको टाइम पीरियड समझ में आना चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड। हो गया, आइए नेक्स्ट। हो गया, जल्दी उतारे हैं, जीरोक्स हो गया, चलो बेटा आइए। अब इसके बाद हम आपको कुछ एसएचएम प्रॉब्लम कराते हैं बेटा। क्या कराते हैं, एसएचएम पे बेस्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम को क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको क्या कर रहे हैं बेटा, कराने वाले हैं। आइए, एसएचएम, एसएचएम को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हम लोग को सिंपल पढ़ना है बेटा, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है। तो सिंपल पढ़ना है तो हम आपको एक काम करो, 11th में बहुत बच्चे पढ़े होंगे और बहुत बच्चा नहीं भी पढ़े होंगे, तो हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे, है ना। आइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हमको इससे मतलब है।
ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है 11th में, ऐसा होता है 12th में, ठीक है। 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऐसा होता है, ये होता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और इसका कारण अगर जानना है तो कारण जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा 11th। तो जो पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े तो उनको याद कर लेना है। कहता है क्या कि एसएचएम में हम पार्टिकल क्या करता है कि एसएचएम में पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन के अबाउट क्या करता है बेटा, ऑसिलेट करता है। जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम अगर आपको हम बना के दिखाएं, यहां ध्यान से देखो, ये हो गया एक स्प्रिंग और ये हो गया इसका मास, एम मास का एक ब्लॉक है, ठीक है। अभी जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ में है बेटा, मतलब स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन, मतलब इसको लमारा नहीं गया हुआ है, ना ही इसमें कोई कंप्रेशन है, मतलब इसको कोई भी दबाया नहीं गया है, ठीक है। मतलब इसको ना ही लंबा किया गया है और ना ही इसको दबाया गया है। मतलब स्प्रिंग की जितनी अपनी लंबाई होती है बिना उसको खींचे ना ताने, उतने ही साहब ये दिया हुआ है, बिना खींचे आप बिना दाबे हुए स्प्रिंग की जो लेंथ होगी उसी को बोलते हैं नेचुरल लेंथ। तो यहां से यहां तक की लंबाई नेचुरल लेंथ कहलाएगी। कहां से यहां तक की इसकी नेचुरल लेंथ कहलाएगी। तो जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग होता है तो वो किसी पे बॉल नहीं लगाता है, लेकिन तो ये हो गया x बराबर 0। लेकिन आप सोचो कि इसी ब्लॉक को खींच के अगर आप यहां कर दीजिए, इधर कहीं कर दीजिए, आप इसको यहां पे अगर कर दीजिएगा बेटा, कोई भी x बराबर x डिस्टेंस पे लेके आइएगा, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा बेटा, तो ये ऐसे आएगा और ऐसे 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 ये ऐसे इलोंगेट हो जाएगा। मतलब अगर हम आपको सही से दिखाएं, ऐसे क्या होगा बेटा, इलोंगेट हो जाएगा, नहीं उनके बीच की सेपरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं इलोंगेट। तुम सोचो कि अगर यहां पे करके थोड़ा खींच दीजिए हल्का, यहां से यहां तक x डिस्टेंस हम क्या कर दिए, खींच दिए। और खींचने के बाद इस ब्लॉक को छोड़िएगा तो ये क्या करेगा, यहां से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे होते जाते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। इसी को बोलते हैं एसएचएम, बशर्ते यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो कहते हैं कि जब ऐसे ऐसे चलता है तो इस पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा, वही टाइम पीरियड एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो एसएचएम में एसएचएम क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स, ध्यान समझिए कि एसएचएम क्या होता है कि एसएचएम में हमेशा जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, जैसे ये पार्टिकल अभी क्या था, इक्विलिब्रियम में था, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो वही पार्टिकल जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होंगे और साथ साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे बेटा, वही बेटा क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे, ठीक है। अभी जितना बोल रहे उतना याद कर लेना है कि जो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे वही पार्टिकल क्या करेंगे बेटा, आपको एसएचएम करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, ठीक है। और साथ साथ क्या करना है कि कहता है क्या कि अगर किसी ब्लॉक पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो ही, लेकिन साथ साथ कहता है क्या कि अगर किसी ब्लॉक पे नेट फोर्स -k × x के टर्म में हो, मतलब हे या कुछ लिखा हुआ नजर आए इस फॉर्मेट में अगर हो, एफ नेट बराबर -k × x के फॉर्मेट में हो, तब उसका टाइम, उस ब्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा t बराबर 2π√m। m क्या है, उस ब्लॉक का जो अपना मास होगा वो बाई में x का जो कोफिशिएंट होगा ना बेटा, उसी से डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर किसी ब्लॉक पे नेट फोर्स -k × x के फॉर्मेट में लग रहा है तो उस ब्लॉक का टाइम पीरियड होगा t बराबर 2π√m/k। बस इतना ही याद ही करना है, इसी पे सब न्यूमेरिकल आपको बनेगा, हम करवाएंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन बस इतना ही याद रखना है कि अगर किसी ब्लॉक पे नेट फोर्स -k × x के टर्म में आ रहा है, ठीक है, नेट फोर्स है ये, नेट फोर्स का मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, -k × x के टर्म में आ रहा है, तो उसका टाइम पीरियड t बराबर 2π√m/k, और k क्या है, ये x का जो कोफिशिएंट है उसी वही k है हमारा। काम खत्म, वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा।
आइए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अभी बेटा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम तो आपने करा है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम के तुरंत बाद हम आपको एसएचएम कराएंगे कि ताज़ा ताज़ा रहेगा, आपको याद रहेगा। ओह, एक चीज़ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, एक चीज़ छूट गया, खैर अभी करा देंगे, इसके बाद एसएचएम के बाद करा देंगे। यह ध्यान से देखिए, कह रहे क्या कि एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज कैपिटल क्यू मान लो, और यहां पे है कैपिटल क्यू। दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। तो तीसरा चार्ज कहां पे होगा बेटा? तो अगर ये इनके बीच की दूरी मान लो कि 2a है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में क्या होगा? तो दोनों चार्जेस अगर बराबर है तो थर्ड चार्ज हमेशा उनके बीच में ही होगा। तो मान लो कि ये हो गया ये हो गया आपका थर्ड चार्ज, और ये यहां पे क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब नेट फोर्स 0 होगा। कैसे? तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर की ओर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो जितना ये इस पे इधर की ओर लगाएगा उतना ही ये इस पे इधर की ओर लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बराबर। तो नेट फोर्स 0, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। ये हम लोग कर चुके हैं। अब क्या है कि ध्यान से देखो, भागना नहीं है बेटा न्यूमेरिकल से, है ना, न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। कहता है क्या कि अगर मान लो कि हम इस चार्ज को यहां से थोड़ा सा कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं स्मॉल क्यू। क्या करते हैं? यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं बेटा? स्मॉल क्यू दे लेते हैं। तो स्मॉल क्यू देने से क्या होगा? क्यों दे रहे हैं? तो ध्यान समझिए कि अगर इस चार्ज को यहां से हम डिस्प्लेस करके यहां कर दिए, यहां करने के बाद अगर हम छोड़ेंगे तो तुम सोचो, देखो इसके साथ क्या होगा। देखो यहां पे तो नेट फोर्स 0 था, यहां पे एकदम बीच में था, मतलब ये बीच में कितना होगा? तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी a, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी बेटा? a। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? एकदम बीचों बीच में होगा। तो ये हो गया, ठीक है। आइए अब कह रहे क्या कि हम चार्ज जो यहां पे था ना, इस चार्ज को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहां दिए, देने से क्या होगा? तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। लेकिन यहां से यहां तक की दूरी अब क्या हो गई बेटा? घट गई। तो होगा क्या कि यहां से यहां तक की दूरी घटने से ये वाला इस पे इधर की ओर ज्यादा फोर्स लगाएगा। वो लगाएगा नहीं लगाएगा? तो हाँ लगाएगा सर। ये वाला इस पे दूरी बढ़ने से कम फोर्स लगाएगा। तो इस पे नेट फोर्स अगर आप देखिएगा तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये यहां से इधर की ओर खिसकना चालू करेगा। तो जैसे ही ये यहां पे आएगा तो यहां पे नेट फोर्स हो जाएगा। लेकिन नेट फोर्स होने के साथ साथ जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से दौड़ के जब यहां पे भाग के आएगा तो इसके पास अपनी रफ्तार हो जाएगा। तो तुरंत यहीं नहीं रुक जाएगा, ये आगे भी बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? तो जितना ये इधर की ओर जाता है बेटा x, उतना ही ये इधर भी x डिस्टेंस ये क्या करेगा? इधर भी भागेगा। अब भागने के बाद ये चार्ज यहां पे आके रुक जाएगा। काहे रुक जाएगा? तो साहब इसकी वेलोसिटी यहां पे हो जाएगी 0। और अब क्या होगा? तो अब ये जो चार्ज है इस चार्ज के पास में आ गया है, तो ये इस चार्ज को इधर की ओर धक्का देगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर की ओर धक्का देगा। तो अब कंडीशन उल्टा हो गया। अब क्या हो गया कि इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। तो ई वाला इस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा, जबकि इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये वाला फोर्स इस पे इधर की ओर कम लगाएगा। तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा? तो नेट फोर्स बेटा इधर की ओर फिर से हो जाएगा। तो अब क्या होगा? फिर इधर जाएगा
तो फिर यहाँ पे आएगा तो नेट फोर्स 0 जाएगा, लेकिन वेलोसिटी कारण फिर आगे जाएगा। तो ये बेटा क्या करेगा, आगे पीछे क्या करेगा, करते रहेगा। इसी आगे पीछे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएचएम। तो अब घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। आप चार्ज को स्मॉल एक्स, कोई भी अपने से छोटा सा, ज्यादा नहीं, अब ज्यादा खिसका दीजिएगा यहीं पे तो घबरा न जाएगा। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं कराते, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। हियर एक्स इज वेरी स्मॉल। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स दिया, चार्ज को डिस्प्लेस कर दिए। आज कभी भी आपको एसएचएम करना है तो क्या करना है कि उस चार्ज को या किसी भी चीज को, पार्टिकल को थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट दे लेना है। देने के बाद उस पे एफनेट का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो एफनेट का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। ये चार्ज इस चार्ज को इधर की ओर धक्का देगा, वो F1 से, जबकि ये चार्ज इस चार्ज को इधर की ओर धक्का देगा F2 से। बोलो है कि नहीं। अब आपको क्या लिख लेना है, एफनेट बराबर, ध्यान से देखिएगा बेटा, बाद में लिखिएगा, पहले ध्यान से देखिए। एफनेट बराबर क्या होगा, तो एफनेट का मान क्या है कि साहब बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को क्या कर दो, घटा दो, तभी ना एफनेट निकल जाएगा। तो बड़ा वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F2, क्योंकि F2 इस Q के कारण है, मतलब ये पोजीशन नंबर 1 हो जाएगा और ये पोजीशन नंबर 2। तो 1 के कारण इधर की ओर फोर्स थोड़ा सा और 2 के कारण इधर की ओर फोर्स ज्यादा वाला। तो नेट फोर्स क्या होगा, बड़ा नेट हमेशा कैसे निकलते हैं, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो F2 में से F1 को घटा देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। हमको लाना भी इसी ऐसे ही लेना है, नेट फोर्स माइनस के इंटू एक्स के फॉर्मेट में लाना है, और जब ये आ जाएगा तो अपने आप टाइम पीरियड भक्त से निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें यही नेट फोर्स निकालना है। तो तुम सोचो 10 में से 2 को घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो सर 10 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में आएगा। अच्छा, लेकिन 2 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस की माइनस, सर माइनस। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो प्लस का साइन आता है, लेकिन छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाएंगे तो माइनस का साइन आता है। अब बाबू यहां देखिए, हमको क्या चाहिए बेटा, एफनेट होना चाहिए किसके टर्म में, निगेटिव होना चाहिए, माइनस के टर्म में। तो तुम सोचो ये एफनेट अगर ऐसे करेंगे, ऐसे घटाएंगे तो कभी आएगा माइनस में, तो नहीं आएगा। तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा देंगे, मतलब F1 माइनस F2 कर लेंगे सर। तो जब अपने आप माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि साहब जो एसएचएम में जो नेट फोर्स निकलता है वो माइनस के इंटू एक्स के टर्म में होता है, तो माइनस वह कहां से आएगा, तो हमेशा कम में से बड़े वाले को घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो कम में से बड़े वाले को घटा दिए तो माइनस का साइन अपने आप आ जाएगा। कैसे, तो देखिए लिखना चालू कर दीजिए F1 का वैल्यू। F1 किसे कारण है, इसी कारण है ना। तो F1 बराबर के क्यू बाई आर का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक x, तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 इस चार्ज को इधर की ओर धक्का दे रहा है, तो F2 हो जाएगा के क्यू बाई, अब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो तुम सोचो यहां से यहां तक दूरी a है और यहां से यहां तक की दूरी x है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो a में से x को घटा दो तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए इधर आइए, या एफनेट बराबर, एक काम करो के क्यू क्यू दोनों में कॉमन है, निकाल लो। तो सर के क्यू कॉमन कीजिए पहले, तो आ जाएगा 1 बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या एफनेट बराबर के क्यू इंटू
अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा सर? देखिए एलसीएम ले लीजिए, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचा ये, इससे ऊपर वाले गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोल यहाँ तक कोई दिक्कत? एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या कर, दोनों नीचे वाले गुना कर दो, अपने आप हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, अब ये पूरा एक्सपेंड करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा चला जाएगा, तो हम यहीं पे एक्सपेंड करके आपको बता देते हैं। वैसे आएगा -4ax आएगा। कैसे? तो ध्यान से देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट गया, बचा -4ax। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बेटा, है ना, आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो इतना स्टेप को हम सीधे यहाँ गुजर दे रहे हैं, ठीक है, -4ax लिख देंगे। या एफ नेट बराबर के क्यू क्यू इंटू ऊपर का सोल्यूशन कितना आ जाएगा, -4ax बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं। अब तुम ध्यान से देखो कैसे करते हैं, देख ये माइनस आया कि नहीं, यही माइनस आगवा लिख देंगे, के क्यू क्यू इंटू अंदर बच गया 4ax बाय ब्रैकेट के अंदर देख तो बेटा, नीचे वाला मंजिला ब्रैकेट के अंदर देख, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर पहले से चलते आ रहा है। अब आइए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे एजम्पशंस हैं बेटा। वो एजम्पशंस क्या हैं कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू किए, तो साहब था क्या कि हम यहीं पे माने थे ये x जो डिस्प्लेसमेंट हम कराते हैं पार्टिकल को, कहाँ से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन से जो पार्टिकल को हम लोग डिस्प्लेस कराते हैं, वो x जो हमारा x किसका है, हमारा है, हम माने हैं, तो वो जो x डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होता है। तो बहुत छोटा होने के कारण लिखेंगे, या यहीं पे लिख लीजिए, हियर x इज वेरी स्मॉल। अगर x बहुत ही छोटा है तो कोई भी वैल्यू अगर छोटा वैल्यू है तो छोटे वैल्यू को अगर आप स्क्वायर करते हैं बेटा, मतलब उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, तो बेटा वो वैल्यू उससे भी और छोटी हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो ध्यान से सोचो कि यहाँ पे x क्या है, छोटा वैल्यू है, और उसका स्क्वायर है तो क्या और छोटा हो गया। तो तुम सोचो a स्क्वायर में x स्क्वायर को घटाएं या जोड़े, कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं। तो इसको आप मान लीजिए बेटा 0 मानना पड़ेगा। क्या है कि साहब x क्या है हमारा, बहुत ही छोटा है, तो बहुत छोटा है तो a स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि ऊपरे वाले x को 0 मान लेंगे, नहीं,
क्योंकि साहब यहां पे x क्या है 4a के साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ में क्या है घटाओ में हो। तो साहब या तो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा करने से आकाश जमीन का फर्क पड़ जाता है बेटा, है ना। आई इसलिए ऊपर वाले जो मल्टीप्लायर वाले x होंगे उसको कभी भी जीरो मत कीजिएगा। आइए नेक्स्ट, इसके बाद का सॉल्यूशन क्या करेंगे, या एफ नेट बराबर माइनस के क्यू इंटू, अच्छा ई चार्ज है ना, ई चार्ज जो स्मॉल क्यू है ना, इसका अपना मास भी है बेटा m। अभी लिखवा देंगे, क्वेश्चन अभी नहीं लिखवाएं, हम तो अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं। बाई a के पावर 4 कितना हो जाएगा, चूंकि जीरो हो गया तो a का स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a के पावर 4। अब इसको तनी काटना है तो काटिए, a ने a को पावर कम कर देगा तो 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा, या एफ नेट बराबर हो जाएगा माइनस 4k क्यू बाई a का क्यूब इंटू एक्स को बहरिया कर लिया। अब तुम ध्यान से देखो, क्या एफ नेट माइनस के इंटू एक्स के फॉर्मेट में है, के कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, ई के इलेक्ट्रोस्टैटिक का के है, इस के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10 के पावर 9। ई के अलग है, ई के अलग है, ई कांस्टेंट है, ये एसएचएम वाला के है, ई के इलेक्ट्रोस्टैटिक का के है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू भी कांस्टेंट है, ए डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो होता है क्या, चूंकि एफ नेट बराबर होता है माइनस के इंटू एक्स के टर्म में, देन इसका तब उसका जो टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो तुम सोचो, क्या इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करके अगर आप देखिएगा तो साहब ये क्या दिखाते हुए नजर आ रहा है, सर यही तो के है। तो हाँ यही तो के है। तो एक काम कीजिए, अब हमारे पास तो जगह है नहीं, अब क्या करें, तो इतना पहले जीरोक्स कीजिए, जल्दी से बेटा जीरोक्स कीजिए इतना। हो गया, हो गया। आई हम खाली इसी को मिटा देंगे तो काम चल जाना चाहिए। इसलिए t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के का मान कितना हो गया बेटा 4 के क्यू अब बाई ए का क्यूब, तो ए के ऊपर घुस जाएगा साहब, ये तो आंसर निकल गया, आंसर निकल गया। ये क्या निकल गया, आंसर, काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही करना क्या है कि साहब टाइम पीरियड के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एसएचएम क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सिंपल क्या करना है कि साहब आपको लिखना है एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स, यही एसएचएम है, यही एसएचएम खत्म हो गया। एफ नेट बराबर माइनस के इंटू एक्स के टर्म में आपको लाना है, और जब इतना आ जाएगा तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, कहानी खत्म। तो इसको क्वेश्चन से लिखवा दे रहे हैं, क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज कैपिटल Q are placed at a
separation of 2a and a third charge और जो तीसरा चार्ज है and third charge is placed in between, मतलब बीच में, in between them then if the third charge is slightly disturbed, disturbed, disturbed from its equilibrium position, then equilibrium position along the line joining the two charges then find, नीचे दिखाई देगा, then find the time period of the third charge. Then find the टाइम पीरियड ऑफ द थर्ड चार्ज, मतलब तीसरे चार्ज का टाइम पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन हम फिर से एक बार पढ़ के सुना देते हैं, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ना, मतलब उतना ज़्यादा खास वेटेज नहीं रखता है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। मतलब है ये थोड़ा सा बहुत ही लेंदी भी चैप्टर है, लंबा भी चैप्टर है, बड़ा भी है, और एक आध क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना। लेकिन इतना छोटा छोटा सेगमेंट है इसमें बेटा, इतना वैरायटी हो जाता है कि साहब उसको सबको कराते कराते आफत हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक बार हम चेक कर लें। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहा कि समझिए बेटा, सॉल्यूशन तो हम लोग देख ही लिए, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। कह रहे कि टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2a, मतलब दूगो आइडेंटिकल मतलब सेम नेचर के चार्ज और सेम अमाउंट मतलब सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज 2a डिस्टेंस पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2a डिस्टेंस पे क्या किए गए हैं बेटा, रखे गए हैं। ठीक है, एंड अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज q यहां पे क्या किया गया है बेटा, प्लेस किया गया है, रखा गया है ना, जिसका मास भी कितना है, m है। थर्ड चार्ज, चाहे तो लिखने पे यहां पे लिख लीजिए थर्ड चार्ज q एंड मास m। ठीक है, थर्ड चार्ज q एंड, ऐसे लिखिए थर्ड चार्ज q एंड मास m इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, और तीसरा चार्ज जो q है और उसका मास कितना है m, इन दोनों के बीच में क्या किया गया, रखा गया है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, कह रहे क्या कि इफ द थर्ड चार्ज इज स्लाइटली डिस्टर्ब, मतलब हल्का सा आहा, इफ द थर्ड चार्ज इज स्लाइटली डिस्टर्ब, मतलब इस चार्ज को स्लाइटली हल्का डिस्टर्ब कर देना है, कहां से, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का डिस्टर्ब कर देना है। डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग,
नहीं तो साहब लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में। तो कह रहा है कि तीसरे चार्ज को एकदम स्लाइटली डिस्टर्ब किए, किधर, तो उसी में लिखा हुआ है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो डिस्टर्ब करना है, किधर डिस्टर्ब करना है, तो दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग में डिस्टर्ब करेंगे। तो करने के बाद हल्का डिस्टर्ब कर दिए, तो करने के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो क्या करेगा बेटा, एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तब वही पूछ रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। करेगा सर क्या इस थर्ड चार्ज को इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में भी क्या डिस्प्लेस कर सकते हैं? तो एक बार हम दिखा देते हैं आपको। हो गया ये, आइए एसएचएम का मतलब क्या हो गया, बार बार अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन को क्या करना है बेटा, क्रॉस करना। या ध्यान से देख बेटा, ये चार्ज की मास है। अगर इस चार्ज को हम इधर चाहे इधर डिस्प्लेस कर देंगे तो साहब एसएचएम करेगा। क्या है, इधर आएगा तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये इधर की ओर धक्का देगा, इधर आएगा तो ये इसके कारण इस पे फोर्स ज्यादा होगा तो ये इधर की ओर धक्का देगा, ये पार्टिकल एसएचएम करना चालू कर देगा। लेकिन जैसे ही अगर हम चार्ज को अगर डिस्प्लेस कर देते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब हल्का एक्स ऐसे डिस्प्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला चार्ज, ये चार्ज क्यू यहां पे आ गया, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की ओर, और ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर की ओर। तो इन दोनों का नेट फोर्स किधर आ जाएगा, इधर की ओर, एफ नेट आ जाएगा। जब इधर की ओर एफ नेट आ जाएगा तो चार्ज तो ऊपर भाग जाएगा, तो जब ऊपर भाग जाएगा तो दोबारा अइबे नहीं करेगा, तो जब दोबारा अइबे नहीं करेगा तो एसएचएम क्या करेगा, खाक, तो इसलिए एसएचएम नहीं करेगा। तो सर तनी एगो ऊपरों वाला करवा न दीजिए, आइए हम करवा देते हैं कि साहब ऊपर में कहेंगे एसएचएम होगा। आइए जीरोक्स हो गया इतना। आओ देखो, क्वेश्चन लिखे, कह रहे हैं दो आइडेंटिकल चार्ज क्यूब को ले लिए और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो 2a, ठीक है। तीसरा चार्ज यहां पे है और ये है माइनस का स्मॉल क्यू, ये है माइनस का स्मॉल क्यू। कह रहे क्या कि इस चार्ज को, जो थर्ड चार्ज माइनस का क्यू है, इस थर्ड चार्ज को, तीसरे चार्ज को हल्का डिस्प्लेस करके छोड़ देने पे ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, तो इसका टाइम पीरियड पूछेगा क्या होगा। का ठीक है मास्टर साहब तो बताए थे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो x, तो x डिस्प्लेस किए तो चार्ज आ गया यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एकदम बीच में है तो a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिए तो क्या हुआ देखेंगे, ये इसको अपनी ओर क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। लेकिन खींचेगा कैसे, तो कम फोर्स से। क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, तो इधर जो खींचने वाला फोर्स है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर बुलाएगा, और जैसे ही देखागा ये तो हमारे करीब में आ गया है, हमारे मतलब इससे हमारी दूरी क्या हो गई होगी बेटा, कम हो गई है, तो साहब क्या है एकदम लपक के खींच लेगा इसको। मतलब कहेगा तो इसको दूरी कम होने के कारण, इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी कम होने के कारण ये तुरंत लपक लेगा इसको, और जब लपक लेगा
तो मान लीजिए हाई पोजीशन 1 है, आई पोजीशन 2 है, तो 1 के कारण फोर्स लगा F1 और 2 के कारण फोर्स लगेगा F2। तो देखेंगे क्या कि F2 बड़ा है F1 से, तो लपक से खींच लेगा सर, तो उसको आने ही नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? और जब आने ही नहीं देगा तो साहब एसएचएम क्या करेगा? खाक तो नहीं करेगा। इसलिए अब इस अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो कभी भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग साहब ये एसएचएम कर ही नहीं सकता है। एसएचएम करेगा तो किधर करेगा? तो जब तक ई चार्ज पार्टिकल को लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में डिस्प्लेस नहीं करेंगे तब तक बेटा ई क्या करेगा? एसएचएम नहीं करेगा। कैसे? तो देखें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में कोई एसएचएम नहीं होगा अगर चार्ज नेगेटिव है तो। थर्ड चार्ज हम ले लिए Q, पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। Q और ये हो गया Q। तीसरा निगेटिव चार्ज है Q और इसका मास भी कितना है? M। ग्रेविटेशनल फोर्स या उसका इफेक्ट हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे यहाँ पे, या यहाँ पे क्या सभी जगह भी मान के चलेंगे। कहाँ पे कंसीडर करेंगे? जहाँ पे क्वेश्चन में कहेगा कि सर ग्रेविटेशन को भी कंसीडर कीजिए, तो कंसीडर कर लेंगे, और जहाँ कुछ नहीं बोला तो नहीं कंसीडर करेंगे। आओ इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2a है। अभी कितना है? 2a है। इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी a और यहां से यहां तक की दूरी भी h, तभी ना 2a होगा। अच्छा अब इसको क्या करो कि थोड़ा सा y डिस्प्लेसमेंट दो। y हाइट लेके गए तो माइनस क्यू चार्ज क्या आ गया बेटा? यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज यहाँ पहुंच गया। तो पहुंचने से क्या हुआ देखते हैं। ई चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा, देखेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है ना, खींचेगा। तो ये वाला चार्ज इन निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। बोल खींचेगा नहीं खींचेगा? हाँ खींचेगा सर। ई वाला भी तो इसको खींचेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो सर हाँ ये भी खींचेगा। बोल खींचेगा नहीं खींचेगा? हाँ खींचेगा। तो तुम सोचो कि इस पे एक फोर्स है ना, इस पे एक फोर्स है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी बड़ा, ये भी एफ ही होगा, ये भी एफ होगा। क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों समान हो जाएगी बेटा। वो भी निकलवा देंगे, है ना। कैसे? यहां से यहां तक ए है, ये वाई है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसलिए ये दूरी भी क्या हो जाएगी बेटा? सेम हो जाएगी। तो ये वाला एफ और ये वाला एफ दोनों क्या हो जाएगा? सेम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एकदम बीचों बीच, मतलब कहने हो जाएगा इधर हो जाएगा एफ नेट, हो जाएगा। तो तुम सोचो कि चार्जवा हैने से भागना चालू किया, यहां पे आया नेट फोर्स 0, क्योंकि यहीं पे तो नेट फोर्स 0 होगा। उसके जैसे ही इधर भागना चालू करेगा बेटा, तो जैसे ही चार्ज यहां पे आएगा तो यहां पे आने से क्या होगा? तो यहां पे अगर माइनस क्यू चार्ज अगर आ गया, अगर माइनस क्यू चार्ज अगर यहां पे आ गया तो ध्यान से देख क्या होगा। तो ये इसको क्या करेगा? ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा इधर की ओर, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा इधर की ओर। बोल खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो हाँ खींचेगा। तो तुम सोचो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऊपर आ बेटा। बोल होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही इस पॉइंट के नीचे आएगा तो फोर्स कहां लगना चालू कर देगा? ऊपर। इसलिए आते 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 इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और 0 होने के कारण पार्टिकल
फिर से ऊपर की ओर जाना चालू कर देगा। तो ये पार्टिकल कैसे एसएचएम करेगा? दो चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में एसएचएम करना चालू कर देगा। क्योंकि ऊपर जा रहा है तो फोर्स लग रहा है नीचे, और नीचे जा रहा है तो फोर्स लग रहा है ऊपर, तो पार्टिकल क्या करेगा? ऊपर नीचे करते रह जाएगा, तो यही एसएचएम करेगा। इसलिए पार्टिकल along द लाइन ज्वाइनिंग नहीं, यहां पे परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग एसएचएम करेगा। और इसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बेटा, वही क्वेश्चन हम आपसे अभी करवाने वाले हैं। आइए ध्यान से देखें, डायग्राम बनाएंगे, घबराना नहीं है। पहले क्वेश्चन, कैपिटल क्यू इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, और एक थर्ड चार्ज है यहाँ पे -q, और उसका मास कितना है? m है। यहाँ से यहाँ अगर इक्विलिब्रियम में है तो सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये भी a हो जाएगी। बोल, बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में होगा तभी ना। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, मतलब वही पूरा ढडर हम सिंपल लिख दे रहे हैं, फाइंड द time period of the charge -q if it slightly disturbed, disturbed, slightly disturbed perpendicular to the line joining the two charges। ठीक है, कुछ नहीं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे बेटा, तो यहां पर लिख लेंगे कैपिटल Q, यहाँ एक लाइन दे देंगे, यहाँ पे कैपिटल Q, ठीक है। डायग्राम शुड बी प्रॉपर, कैपिटल Q, यहाँ पे चार्ज Q, मास M, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? A, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी में जाएगी? A, ठीक। स्लाइटली डिस्टर्ब करना है ना, तो हम इसको क्या किए, यहाँ से ज़्यादा ही करो कि आपको डायग्राम बनाने में सुविधा हो। है ये बहुत छोटा, लेकिन हम डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए कि आपको दिखे इसलिए क्या किया, थोड़ा सा बड़ा लाइन लिए है ना, नहीं एकदम छोटा करके छोड़ दें। आई तो ये -q चार्ज पहुंच गया यहाँ पे, मास उसका m। अब यहाँ पे पहुंच गया बेटा, तो पहुंचने से क्या होगा, तो E वाला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कहाँ पे, तो along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और इसका along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इधर की ओर, ठीक है। तो ये कैपिटल Q इसको अपनी ओर बुलाएगा, का आजा रे आजा, सही से नहीं आ रहा है, लगाएगा F। ये इसको अपनी बुलाएगा, बुलाएगा आ जाएगा। ओहो, भाग रहा है, छरक रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। आइए अब ध्यान से देखिए, कह रहा है यहां से यहां तक की दूरी A, यहां से यहां तक दूरी Y, E वाला राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो √a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, कर्ण बराबर कितना होगा, √a
ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेमिलर ट्रायंगल हैं। आइए चलो, इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स हुआ होगा बेटा वो कहने होगा, है ना, यही तो होगा एफ नेट। नहीं, हाँ एक काम करो, ई एंगल हो मान लो थीटा, तो ई वाला भी कितना होगा थीटा, तो एफ नेट कितना होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर एफ कॉस थीटा। तो आप यहां पे लिखिएगा एफ नेट बराबर क्या लिखिएगा, 2f कॉस थीटा, लिखोगे नहीं लिखोगे, और हमको क्या लगाना हो माइनस, तो ये माइनस साइन लगा देंगे। अब कहोगे क्या है कि f बराबर माइनस के, एफ नेट माइनस के इंटू एक्स के टर्म में होता है, तो आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, आप माइनस को पुटिए कर दीजिए, माइनस पुट कर दीजिए। लेकिन माइनस साइन क्यों लगाते हैं वो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। माइनस साइन क्या होता है कि जिधर की ओर पार्टिकल जाता है ना, फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन लगता है। मतलब आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल जा कहाँ रहा है बेटा, ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो जो फोर्स लगता है पार्टिकल को, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहा है ना, तो ले कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स देखो नीचे की ओर लग रहा है। तो जिधर की ओर डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब उल्टा होता है, विपरीत दिशा में होता है, तो साहब उसी के लिए डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ही माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं आता है सिस्टम, तो इतना घबराने की बात नहीं है। आपको डायरेक्ट एफ नेट माइनस के इंटू एक्स, जब एफ नेट लिख रहे हैं तो अपने आप माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर एकदम सही निकलेगा, धकाधक निकलेगा। आओ आगे करो, बराबर -2, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एफ यहीं पे निकाल लो। एफ बराबर होगा, कोई भी एक एफ निकालो, ये चाहिए दोनों एक ही होगा। एफ बराबर होगा के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना होगा एफ का वैल्यू। तो लिख लीजिए एफ बराबर होगा के क्यू बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना। तो 2 का 2 माइनस का माइनस, 2 का 2, एफ का वैल्यू इतना हो गया। अब है सर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा। कॉस थीटा कैसे लिखा जाए, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां देखो बेटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। ई वाला ट्रायंगल और कौन ट्रायंगल ले लीजिए, ई वाला ट्रायंगल एक ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर थीटा ये है तो बेस क्या हो जाएगा, वाई, तो बेस क्या हो जाएगा, वाई बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा कॉर्नवा। कॉर्नवा कितना है बेटा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बोलो बतिया समझ में आया, तो हाँ सर आया। तो कॉस थीटा का वैल्यू है या पुट कर देंगे हम लोग, तो लिखेंगे y बट्टा, क्या लिखेंगे बेटा, y बट्टा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इतना लिख लिया ना तो आंसर खत्म, रिलैक्स हो जाइए, भर लीजिए, सांसें भरिए बेटा। यहां तक अगर जिन्होंने लिख लिया, जिन्होंने बना लिया, उसका तो सब बेड़ा पार, क्योंकि आगे तो खाली कैलकुलेशन करना है। समझदारी वाली बात तो यहीं तक थी, इसके बाद क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। बोल हो गया, तो आओ देखते हैं। कहता है क्या, बराबर के नीचे बराबर दीजिए, माइनस का -2
लिखिए के क्यू क्यू बाई, इस होल स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं बेटा 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2। अब y को y लिख लीजिए, -2 के क्यू क्यू बाई, इधर y कर लीजिए। यहाँ देख, यहाँ पे घात कितना है 1, यहाँ पे घात कितना है 1/2। अरे अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 में लिखा जा सकता है ना। तो हाँ, तो तुम सोचो कितना होगा 1 + 1/2 कितना, तो 3/2। तो लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर के पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा -2 के क्यू क्यू बाई, यहां y लिख लीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देना है बेटा, कहता है क्या कि सर ई जो y है, ई y बहुत बड़ा है कि छोटा है, तो सर ई y बहुत ही छोटा है। अब बहुत छोटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि y इज वेरी स्मॉल, y क्या है बेटा बहुत छोटा है, इसलिए इस y को हम लोग क्या करेंगे बेटा हटा देंगे, सन्नाटे में भेज देंगे 0, तो 0 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर बचेगा क्या, a का स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना a का क्यूब। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे a का। अब आप देखिए ये आ क्या रहा है बेटा, एफ नेट आ रहा है, तो एफ नेट आ गया आपका, एफ नेट बराबर -2 के क्यू क्यू बाई ए क्यू इंटू वाई, या एफ नेट बराबर -2 के क्यू क्यू बाई ए क्यूब इंटू वाई। अब आप ध्यान से देखो तो बेटा ये आपको क्या मिल रहा है, एफ नेट बराबर -k इंटू एक्स, एक्स लिखे चाहे वाई, जो एक्स क्या था डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स लिखे चाहे वाई लिखे, बात एक ही है। तो एफ नेट बराबर -k इंटू एक्स या वाई, एक ही बात है। तो यही क्या मिल गया आपको, k मिल गया। तो इसलिए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसलिए इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m/k, और k का वैल्यू यही है, इसको पुट कर दीजिए। तो एक काम कीजिए, मेरे पास उधर जगह नहीं है, हम इधर लिखेंगे, तो इधर जल्दी से जीरोक्स कीजिए बेटा, जितना हो गया जल्दी से जीरोक्स कीजिए, इस k का वैल्यू उधर पुट करना है, फाइनल आंसर। वो वाला खत्म कीजिए, वो वाला हो गया, हो गया, चलिए आइए। देखिए, इसलिए t बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट m/k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 माइनस नहीं लगाना है, 2k क्यू क्यू बाई ए क्यूब, ये अपना क्या मिल गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम सिंपल सा चीज। समझ में आया। नेक्स्ट आगे